Hello everyone. Today we will be doing some MCQs from NCERT Exampler of chapter number 1, some basic concepts in chemistry. So without wasting time, let us start with the first question. Two students performed the same experiment separately and each of them recorded two readings of mass which are given below. Correct readings of the mass is 3 grams. On the basis of the given data, mark the correct option out of the following statement. So, option A, that result of both the students are neither accurate nor precise. Result of and both student A are both precise and accurate. Result of student B are neither precise nor accurate, or result of student B are both precise and accurate. तो बेसिकली आपको प्रिसीजन और एक्यूरेसी पे ये हमें जो है क्वेश्चन करना है, बेस्ड ऑन प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। अब यहाँ पर एक चीज़ नोट करने वाली है कि ये जो टॉपिक है ये हमारा टॉपिक कॉमन टॉपिक है, जो हमारा क्लास 11 के फिज़िक्स में भी आता है और आपका यूनिट 1 ऑफ फिज़िक्स में भी आएगा, और ये आपका केमिस्ट्री चैप्टर 1 में भी आता है। तो ये टॉपिक काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहता है और इसमें से आपके फिज़िक्स और केमिस्ट्री में क्वेश्चन दोनों में ही पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अब देखिए स्टूडेंट ए की रीडिंग, मतलब वो किसी चीज़ को मेजर कर रहे हैं। मान लीजिए ही इज़ मेजरिंग द रीडिंग ऑफ मास। ठीक है, मास को वो मेजर कर रहे हैं। मास को मेजर करने के लिए उन्होंने दो रीडिंग्स ली। ठीक है, पहली बार जब उन्होंने रीडिंग ली तो उनका 3.01 आंसर आया। सेकेंड टाइम उन्होंने रीडिंग ली तो 2.99 आंसर आया। ठीक है, अब यहाँ पर करेक्ट रीडिंग बता दी गई है कि एग्जैक्ट वैल्यू जो है उस मास की कितनी है, तो 3 ग्राम है। तो हमें देखना है क्या ये एक्यूरेट है। एक्यूरेट का मीनिंग है कि क्या जो आंसर है वो आपका इसके इक्वल आया या नहीं आया। ठीक है, जो हमारी एग्जैक्ट वैल्यू है। ठीक है, तो एक्यूरेसी को चेक करने के लिए आपने क्या ले लेना है, आप इनका एवरेज ले लें। ठीक है, तो पहले मैं ले लेता हूँ एवरेज ऑफ ए। ठीक है, एवरेज किसका ले लिया मैंने, ए का। ठीक है, तो ए का एवरेज कितना निकल कर आता है, देखिए 3.01। सो एवरेज वैल्यू ऑफ ए हमारे पास निकल कर आती है। एवरेज किस तरह से लेना है, देखिए हमें जस्ट ऐड कर देना है 3.01 प्लस 2.99। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2। तो जब मैं ऐड करता हूँ तो 99 प्लस 1 कितना बन जाएगा, ये 100, मतलब पॉइंट इधर आ जाएगा, 3 और 3 6, तो ये 6.00 डिवाइडेड बाय 2। सो कहने का मतलब है कि एवरेज तो आपका 3 आ रहा है, किसका, रीडिंग ए का। अब रीडिंग अगर मैं बी की बात करता हूँ तो देखिए रीडिंग बी का भी अगर मैं एवरेज निकालूँ, मतलब यहीं पर इनको ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर दूँ, तो 5 और 5 कितना बन गया, 10, और 10 और 90 100, तो 3 और 3 6। तो इसको भी ऐड करके देख लीजिएगा, आपका इतना ही बनेगा, यानी 6.00 डिवाइडेड बाय 2। सो अगेन द आंसर विल बी 3। तो यहाँ पर इस आंसर का मीनिंग क्या है, इस आंसर का मीनिंग ये है कि एवरेज, अगर दोनों की रीडिंग का एवरेज लिया जाए, स्टूडेंट ए स्टूडेंट बी की, तो दोनों की एग्जैक्ट वैल्यू के बराबर आ रही है। इट मीन्स दोनों वैल्यूज़ एक्यूरेट हैं। ठीक है, क्योंकि जब भी हम एक्सपेरिमेंट करते हैं लास्ट में हम हमेशा एवरेज निकालते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि दोनों स्टूडेंट्स की जो रीडिंग है वो एक्यूरेट है। बट अब यहाँ पर आपको ये देखना है कि दोनों में से प्रिसाइज किसकी रीडिंग है। तो प्रिसाइज रीडिंग के लिए मुझे क्या करना है, मुझे आपका एग्जैक्ट वैल्यू के पास देखने की, एग्जैक्ट वैल्यू के कितना पास है आपकी वैल्यू। ठीक है, तो अगर आप चेक करते हैं स्टूडेंट ए की रीडिंग को, तो देखिए स्टूडेंट ए की रीडिंग एग्जैक्ट वैल्यू के कितना क्लोज है, कि अगर आप इसका एग्जैक्ट वैल्यू से डिफरेंस ले लें, यानी 3.00 का अगर आप डिफरेंस लेते हैं इन दोनों वैल्यूज़ में, तो आपका 0.01 आएगा। ठीक है, सो दैट इज़ दी वैल्यू। ठीक है, वहीं पे अगर आप इसका और इसकी डिफरेंस ले लेते हैं यहाँ पे, तो मतलब अप्रॉक्सीमेटली अगर मैं मॉड लूँ, ठीक है,
तो बेसिकली 0.01 और यहाँ पर भी आपका 0.01 का डिफरेंस आ जाता है, मतलब जिसको हम एब्सोल्यूट एरर भी बोल सकते हैं ना। तो एब्सोल्यूट एरर जो है दैट इज़ अ मेजर ऑफ, एब्सोल्यूट एरर इज़ द मेजर ऑफ प्रिसीजन। ठीक है, अगर आपको ये देखना है कि आपकी वैल्यू कितनी प्रिसाइज आ रही है, कितनी एग्जैक्ट आ रही है, तो उसके लिए आपको एब्सोल्यूट एरर निकालना है। ठीक है, मतलब जो भी आपकी करेक्ट एग्जैक्ट वैल्यू है या फिर जो भी आपकी एवरेज वैल्यू आ रही है उसमें से आपने हर एक ऑब्जर्वेशन को माइनस करना है। ठीक है, बट यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका 0.05 का डिफरेंस आ रहा है दोनों में, दोनों रीडिंग्स में। तो मतलब ए जो है वो प्रिसाइज भी हो गई और ए स्टूडेंट की रीडिंग एक्यूरेट भी हो गई। सो योर आंसर इज बी ऑप्शन है। सो नाउ कम्स द सेकंड क्वेश्चन फ्रॉम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। A measure a measure temperature on Fahrenheit scale is 200 डिग्री Fahrenheit. So what will be the reading on the डिग्री Celsius scale? तो देखिए अब हमें क्या है कि सेल्सियस स्केल में अगर आपको वैल्यू निकालनी है, ठीक है, और फ़ारेनहाइट स्केल में दे रखी है, तो बेसिकली इसके लिए एक रिलेशन होता है, वो आपको याद रखना पड़ेगा। वो आपकी बुक्स में भी दिया हुआ है, एनसीईआरटी बुक में भी है वो रिलेशन। ठीक है, और वो हमने 9th क्लास में भी पढ़ा होता है मैथ्स में। सो क्या चीज़ है ये आपका कि अगर आपको फ़ारेनहाइट में चेंज करना है तो एफ़ मान लीजिए, यहाँ पे आपका टेम्परेचर में फ़ारेनहाइट में शो कर रहा हूँ एफ़ के साथ। ठीक है, एफ़ फ़ारेनहाइट के लिए और सेल्सियस स्केल के लिए मान लीजिए मैं सी यूज़ कर रहा हूँ। तो एफ़ इज़ इक्वल टू 9/5 टाइम्स सी प्लस 32। देखिए ये रिलेशन है आपका। ठीक है, अब इस रिलेशन में आपको क्या चीज़ करनी है, अब आपको देखिए फ़ारेनहाइट की वैल्यू एफ़ की जगह मुझे ले लेना है 200। ठीक है, तो मुझे सी की वैल्यू निकाल लेनी है। अब जस्ट ये एक इक्वेशन है, मैथमेटिकली यू कैन सॉल्व इट। पहले 32 को वहाँ ले जाइए, सो 200 माइनस 32, सो दैट इज़ इक्वल टू 9/5 टाइम्स ऑफ सी। सो उसके बाद क्या हो जाएगा, ये तो 10 में से 2 गया, यहाँ पे 8 आ गया, यहाँ पे 9 बचा हुआ है ना। सो ऐसे निकाल सकते हैं आप 1 ना, ये 9 हो गया है, ये 10, 10 में से 2 8, 9 में से 3 गया 6, और आपका 1 का 1 बच गया 168। फिर ये 5 वहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा जाके, इंटू 5 इज इक्वल टू 9C। तो सेल्सियस में क्या आ जाएगा 168 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 9। तो देखिए आपका आंसर कितना आता है, ये 8 और एक 9 और 9 और 6 15, तो 3 के टेबल में कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये 9 के टेबल से काटना और 9 से भी काट सकते हैं आप। कितना बन जाएगा ये बन जाएगा 9 1 9। ठीक है, कितना बच गया यहाँ पे 7, सॉरी 9 1 9, देन 7 बच गया। सो 9 8 72, देन 9 8 72, देन 0.6 बच रहा है वहाँ पे, एंड देन 60, 9 5 45, 9 6 54, तो 86 18.6 समथिंग इंटू 5 टाइम्स। तो सी कितना आ जाएगा हमारे पास, सी आ जाएगा हमारे पास लगभग आपका 18.6 इंटू 5, जो कि 6 5 30, 8 5 40 और 3 43, एंड 5 1 5 4 9। तो ऑफ कोर्स मैंने 2 डेसिमल पॉइंट तक नहीं लिया, अगर मैं लूँगा तो लगभग 93.3 आ जाएगा। सो दैट इज़ डिग्री सेल्सियस, दैट इज़ द आंसर हियर। आप भी इजीली निकाल सकते हैं, बहुत ही इजीली आपका भी आंसर आ जाएगा। सो नाउ कम्स द थर्ड क्वेश्चन फ्रॉम द एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। What will be the molarity of a solution which contains 5.85 grams of NaCl per 500 ml? ठीक है, तो मतलब एक्चुअल में यहाँ पर आपको मोलैरिटी निकालना है। तो मोलैरिटी निकालने के लिए सबसे पहले वी मस्ट नो द फॉर्मूला फॉर द मोलैरिटी। वो क्या होता है, देखिए दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स
ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट लेते हैं आप। यहाँ पर सॉल्यूट क्या है आपका NaCl है, सॉल्वेंट के बारे में आपको नहीं बताया हुआ, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, ये आपने लीटर में लेना है, इन लीटर। अब इसके लिए नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए देखिए नंबर ऑफ मोल्स में हम मोल कॉन्सेप्ट लगाएंगे। देखिए मोल कॉन्सेप्ट में मैंने वीडियो भी बना रखी है, अगर आपको मोल कॉन्सेप्ट में डाउट है तो आप उसको जाकर देख सकते हैं। ठीक है, मोल कॉन्सेप्ट में क्या है आपका कि मोल निकालना हो अगर आपको, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स अगर आपको निकालने हैं तो आप क्या फॉर्मूला लगाते हैं, आप लगाते हैं गिवन मास। ठीक है, गिवन मास वो किसी भी चीज़ का हो सकता है, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स हम सॉल्यूट के लिए भी निकाल सकते हैं, सॉल्वेंट के लिए भी निकाल सकते हैं, बट यहाँ पे हमें सॉल्यूट के लिए निकालने हैं। सो गिवन मास अपॉन द मोलर मास। अब ये मोलर मास क्या है, तो देखिए मोलर मास क्या होता है कि एक्चुअल में आपका मॉलिक्यूलर मास का ही ग्राम इक्विवेलेंट होता है। ठीक है, तो आप बोल सकते हो इट इज़ नथिंग बट द ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ मॉलिक्यूलर मास, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ मॉलिक्यूलर मास। अब हमेशा आपने मॉलिक्यूलर मास नहीं लेना है, वो डिपेंड करता है। अगर सब्सटेंस आपका एटॉमिक है तो एटॉमिक मास का ग्राम इक्विवेलेंट आएगा, अगर सब्सटेंस आपका मॉलिक्यूल है तो ग्राम इक्विवेलेंट का मॉलिक्यूलर मास आएगा। अगर आपका सब्सटेंस जो है कोई आपका ऐसे आयनिक कंपाउंड है तो वहाँ पर हम फॉर्मूला यूनिट का ग्राम इक्विवेलेंट लेके चलते हैं। तो NaCl में सोडियम का जो मास होता है वो तो हम 23 लेते हैं, और यहाँ पे क्लोरीन का हम लेते हैं 35.5। तो यहाँ पे फार्मूला यूनिट का कितना बनेगा मास आपका, सो दैट इज़ ये बन गया 58.5, 58.5 बन चुका है। अब मुझे क्या करना है, मुझे बस सॉल्व कर देना है यहाँ पे। तो गिवन मास कितना दिया हमें 5.85 ग्राम, सो 5.85 ग्राम्स। ठीक है, डिवाइडेड बाय, अब मोलर मास भी ग्राम में ही लिखना है आपको, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड मोलर मास। ठीक है, क्योंकि ग्राम इक्विवेलेंट लिख रहे हैं आप। सो 58.5 ग्राम्स आ जाते हैं। यूनिट का मतलब है कि जस्ट MOL हम लिख देते हैं। ठीक है, इसका होता है ग्राम पर मोल, तो ग्राम से ग्राम कैंसिल, तो ये आंसर आपका मोल्स में आ जाता है। ठीक है, तो यूनिट यहाँ पे MOL होती है। तो अब देखिए ये पॉइंट हटाएंगे आप तो ऊपर कितना जाएगा, ऊपर 10 जाएगा, बट ये पॉइंट हटाएंगे, इसके आगे 2 नंबर हैं तो नीचे 100 आएगा। तो 0 के साथ 0 कैंसिल, इसके साथ ये कैंसिल, ये तो बन गया आपका 0.1 मोल, तो 0.1 मोल। अब आपको क्या करना है, मोलैरिटी निकालने के लिए, ठीक है, मोलैरिटी निकालने के लिए नंबर ऑफ मोल्स जो कि हैं 0.1 मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। अब वॉल्यूम कितनी है, तो वॉल्यूम तो हमें दे रखी है 500 ml। अब लीटर में निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, तभी जो है हमारी वॉल्यूम लीटर में आएगी। सो दैट इज़ 1/2 और यू कैन से 0.5 लीटर्स, तो 0.5 लीटर्स। ठीक है, तो पॉइंट से पॉइंट हटाया मैंने, 1/5 को 0.2 लिख दिया, 0.2 मोल लीटर इनवर्स। ये मोल लीटर इनवर्स को हम कैपिटल M के साथ भी लिख सकते हैं, दैट इज़ द 0.2 मोलर सॉल्यूशन। ठीक है, तो 0.2 आपका C ऑप्शन, दैट इज़ द करेक्ट आंसर है। So now comes the fourth question from the NCERT example. If 500 ml of a 5 molar solution is diluted, ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी हम डाइल्यूशंस की बात करते हैं तो वहाँ पर हम जो है वो एज सच इक्वेशंस का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, देखिए 500 ml मतलब एक हमने सॉल्यूशन लिया जिसका 500 ml जो है वॉल्यूम है। ठीक है, उसका हमने मोलैरिटी 5 मोला है। ठीक है, उसको हमने डाइल्यूट कर दिया, यानी उसको हमने उसमें जो है सॉल्वेंट ज़्यादा डाल दिया। ठीक है, तो वो डाइल्यूट हो गया, उसकी वॉल्यूम बढ़ चुकी है अब, या वॉल्यूम में चेंज आ गया, तो ऑफ कोर्स उसकी मोलैरिटी में भी चेंज आएगा। तो इसके लिए डाइल्यूशन के लिए आपने अगर मोलैरिटी पूछी है तो मोलैरिटी इक्वेशन का यूज़ करना है, अगर नॉर्मेलिटी पूछी होती
तो नॉर्मेलिटी इक्वेशन का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये इक्वेशंस का यूज़ आता है ऐसे, जब आपको एक वॉल्यूम देखिए दी हुई है V1, एक मोलैरिटी दी हुई है M1, और दूसरा आपको V2 दिया हुआ है, और आपको क्या निकालना है, आपको M2 को यहाँ पे निकालना है। तो डायरेक्ट मैं इक्वेशन का यूज़ करता हूँ। तो देखिए मोलैरिटी इक्वेशन क्या होती है आपका, दैट M1 V1 दैट इज इक्वल टू M2 V2। ठीक है, अब M1 क्या है, यहाँ पे 5 है। ठीक है, अब यहाँ पे वॉल्यूम जो है, आपको सिर्फ चाहिए कि वॉल्यूम दोनों तरफ की सेम हो। अगर वॉल्यूम की यूनिट सेम है तो चाहे वो दोनों लीटर में हो चाहे मिलीलीटर में हो, आपके आंसर पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। चाहे आप इन्हें लीटर में निकाल कर देख लीजिएगा। ठीक है, और अभी मैं ml में निकाल रहा हूँ, आपका आंसर सेम रहता है, क्योंकि यहाँ पे रेशियो बनेगा। तो रेशियो की वजह से, रेशियो के टाइम पे आपका जो है वो यूनिट्स मैटर नहीं करते, आप क्या लेकर चल रहे हो। तो देखिए V1 क्या है, यहाँ पे 500 है, आपका ml में मैंने ले लिया, दैट इज़ इक्वल टू M2। अब M2 की तो वैल्यू हमें निकालनी है, साथ में क्या है V2। अब V2 की वैल्यू है 1500। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो सिंपली सॉल्व करना है, सिंपली सॉल्व करके कितना बन जाएगा, देखिए ज़ीरो के साथ ज़ीरो कैंसिल ना, दो ज़ीरो के साथ दो दो ज़ीरो कैंसिल, 5 1 ज़ा 5, then 5 3 ज़ा 15। so here the value of M2 that is equal to 5/3 while solving। अगर आप 5 को डिवाइड कर दो 3 के साथ, तो सिंपली कितना आंसर आ जाएगा, 3 1 ज़ा 3, देन यहाँ पे 2 आ गया, फिर लगेगा पॉइंट 20, 3 6 ज़ा 18, देन अगेन 2, तो अगेन मतलब ऐसे आपका वैल्यू चलती रहेगी 1.66। तो अप्रॉक्सीमेटली दैट इज़ इक्वल टू 1.67, अगर आप राउंड ऑफ करना चाहते हो 1.67 m। और उसके बिल्कुल पास का आंसर ये है, दैट इज़ द बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर है। सो नाउ कम्स द फिफ्थ क्वेश्चन फ्रॉम द एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। The number of atoms present in 1 mole of an element is equal to the Avogadro number. So which of the following element contains the greatest number of atoms? अब देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है, यहाँ पर कहा गया है कि अगर आपको नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं तो वो किसके इक्वल होते हैं, नंबर ऑफ एटम्स इन 1 मोल। ठीक है, 1 मोल की बात हो रही है कि एक मोल में किसी भी एलिमेंट के 1 मोल में कितने एटम्स होते हैं, तो उसमें उसका जो आपका उसकी जो नंबर ऑफ मोल्स हैं उसको आपको किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, नंबर ऑफ मोल्स को एवोगैड्रो के साथ मल्टीप्लाई करना है, एवोगैड्रो नंबर। और अब यहाँ पर मोल की बात हो रही है, तो देखिए नंबर ऑफ मोल्स अगर मुझे निकालने हो तो नंबर ऑफ मोल्स के लिए हम क्या फॉर्मूला यूज़ करते हैं, दैट इज़ द गिवन मास, कि जितना भी मास दिया हुआ है उसको हम उसी चीज़ के किससे डिवाइड कर देते हैं, मोलर मास के साथ। ठीक है, गिवन मास अपॉन द मोलर मास। अब देखिए बेसिकली मैं यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स निकाल लूँगा। ठीक है, और अगर नंबर ऑफ मोल जिसके ज़्यादा होंगे, अब एवोगाड्रो ये नंबर तो एक कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू होती है 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, एवोगाड्रो नंबर तो इसके इक्वल होता है, वो डिपेंड करता है कि अगर आप एटम्स की बात कर रहे हैं, क्योंकि सारे के सारे ये एलिमेंटल फॉर्म में ही हैं, एलिमेंट्स फॉर्म में ही है, तो इतने एटम्स ही आएंगे। अगर मॉलिक्यूलर फॉर्म में होते तो वो मॉलिक्यूल्स में लिखता, और अगर फार्मूला यूनिट फॉर्म में होते तो मैं फार्मूला यूनिट लिखता। ठीक है, तो यहाँ पर तो हमने क्या कर लेना है कि जिसके नंबर ऑफ मोल ज़्यादा तो उसके नंबर ऑफ एटम्स भी ज़्यादा। तो बस मैं एक एक करके सबके नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेता हूँ। जैसे पहले 4 ग्राम हीलियम के लिए निकालना, तो अब हीलियम का मोलर मास, हीलियम के लिए हम 4 यूज़ करते हैं, तो गिवन मास भी 4 है, डिवाइडेड बाय द मोलर मास भी कितना है, 4 ग्राम पर मोल है। तो इसमें नंबर ऑफ मोल्स जो मेरे पास निकल कर आते हैं, नंबर ऑफ मोल्स, सो दीज आर इक्वल टू 1। अब ये एक हुआ। वैसे ही सोडियम के लिए देख लीजिए, सोडियम के लिए मैं डायरेक्टली निकालने वाला हूँ। ठीक है, सोडियम के लिए 46 डिवाइडेड बाय, अब सोडियम का 23 होता है, तो 46 डिवाइडेड बाय 23, सो लगभग लगभग दुगना ही है। तो इसमें नंबर ऑफ मोल्स मेरे पास 2 आ गए। फिर चलते हैं तीसरे केस में, दैट इज़ द कैल्शियम। तो कैल्शियम के लिए क्या होता है, 0.40। और देखिए इसमें 0.40 ग्राम है डिवाइडेड बाय कैल्शियम, तो कैल्शियम का आपको पता ही है कि एटॉमिक नंबर 20 होता है, तो लगभग लगभग इसका मास नंबर 40। तो ऑफ कोर्स अगर हम इसको सॉल्व करें
तो हमारे पास जो आंसर बनेगा दैट विल बी 0.01, जो कि बहुत कम मोल्स हैं। ठीक है, तो इसमें नंबर ऑफ एटम्स भी आपके कम ही होंगे। अब आ जाते हैं 12 ग्राम हीलियम में। तो ऑफ कोर्स अभी हमने क्या देखा था, हमने मोलर मास इसका देखा था 4 लिया था हमने, तो इसमें नंबर ऑफ मोल्स आपके 3 आ जाते हैं। तो जिसमें नंबर ऑफ मोल्स सबसे ज़्यादा होंगे उसमें आपके नंबर ऑफ एटम्स भी सबसे ज़्यादा आएंगे। सो हियर आर करेक्ट ऑप्शन इज डी।